अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब देखो ये जो है ना डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो हमने पढ़ा था, याद होगा तुमको, 1774 ईस्वी में और 1789 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में बात करें तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आया था, और ये दिया गया था प्राउस्ट के द्वारा। इसके द्वारा, प्राउस्ट के द्वारा। और 1789 ईस्वी में आया था स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, और ये दिया गया, अच्छा ये दिया गया, हाँ प्राउस्ट से लेवोसिए के द्वारा दिया गया था, ये लेवोसिए के द्वारा दिया गया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और स्थिर अनुपात का नियम दिया गया था यहाँ पर प्राउस्ट के द्वारा। ठीक है, 1774 ईस्वी में द्रव्यमान संरक्षण का नियम आया जो लेवोसिए के द्वारा दिया गया। 1789 ईस्वी में स्थिर अनुपात का नियम आया जो प्राउस्ट के द्वारा दिया गया। क्लियर है बात इतनी। अब इस नियम को देखते हुए 1808 ईस्वी में डाल्टन ने इस नियम का प्रयोग करके कुछ विश्लेषण किया। क्या किया? ये जो स्थिर अनुपात का नियम था और द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, इसको दिमाग में रखते हुए परमाणु के बारे में और ज्यादा अध्ययन करने के बाद एक अपना पूरा का पूरा नियम जारी किया, जिसको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। 1808 ईस्वी में यह दिया गया था। अब डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में बताया क्या? डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया? देखो, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में बताया कि परमाणु जो है, देखो गौर से यहां से, कि दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। पहली बात बताया डाल्टन ने। सपोज ये मार्कर है ना, तो मार्कर को अगर छोटा छोटा टुकड़ा करते जाए तो एक ऐसा समय आएगा जब उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है, और वही छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है? ठीक है, ये तो मार्कर के केस में हुआ। ठीक है, जो कपड़े हम पहने हुए हैं वो भी परमाणुओं से बना हुआ है, क्योंकि इसको भी छोटा छोटा टुकड़ा करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब इसको और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं, और वही परमाणु है। तो डाल्टन ने बताया कि दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ है ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। दूसरी बात क्या बताया? दूसरी बात बताया कि परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन ने क्या बताया कि दुनिया का हर एक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, जिसको परमाणु कहते हैं। सपोज हमारे पास एक जो कागज है ये, अब कागज को हमने क्या किया? इतना तोड़ा, इतना तोड़ा, इतना तोड़ा, इतना तोड़ा, ये इस परमाणु के स्तर पे चला आया। किसके स्तर पे आया? परमाणु के स्तर पर। तो अब डाल्टन ने बताया, बाबू ये जो परमाणु का स्तर पे आ गया ना, ये कागज का जो एटम है ना, इसको हम नहीं तोड़ सकते। ये इनडिवाइजिबल है, मतलब ये अविभाज्य है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब डाल्टन के कहने का मतलब ये था, कोई भी वस्तु परमाणु से तो मिलकर के बना है, हम टुकड़ा करते जाएंगे तो परमाणु तक पहुंच जाएंगे, लेकिन परमाणु से आगे और उसका टुकड़ा संभव नहीं है। ये डाल्टन ने बताया। ठीक है, तीसरी बात जो डाल्टन ने बताया कि परमाणु को तो ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नाश किया जा सकता है। मतलब जितने तत्वों के परमाणु है सो है, बट अगर हम देखें कुछ नया परमाणु बनाना तो वो संभव नहीं है। अच्छा, ये यहां पर ये भी समझने वाली बात है, अगर कोई नया परमाणु बन रहा है, इसका मतलब है कि वो परमाणु पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा, तब वो परमाणु बन रहा है, अदरवाइज परमाणु को बनाना संभव नहीं है। तो देखो, साइंटिफिक में भी नया कुछ नई बातें आती रहती है, नया नया आविष्कार होते रहता है। तो क्या हकीकत में वो आविष्कार हो रहा है, या फिर जो हम बोल सकते हैं प्रकृति के नियम है, उसको हम लोग जान रहे हैं? कोई नई आविष्कार नहीं हो रहा है, सिर्फ हम प्रकृति के नियमों को समझ पा रहे हैं और उन नियमों का समझ करके सही उपयोग कर पा रहे हैं। जैसे हम एक सिंपल सा उदाहरण चलेंगे, ज्यादा हम इस पर बात नहीं करेंगे। आजकल क्या होता है ना, हम हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, है ना, हवाई जहाज पर यात्रा करते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया? ऐसा तो इससे हवाई जहाज से पहले भी तो जितने भी पक्षी था वो तो उड़ता था ना। तो हमने समझा भाई ये पक्षी कैसे उड़ रहा है, इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखो, इसके पंख की बनावट को देखो, ये बिना पंख हिलाए कई बार जो है दूर तक चला जाता है, ये कैसे संभव है? तो हमने क्या किया कि जो प्रकृति का नियम है, जिस नियम का प्रयोग करके पक्षी उड़ रहा है,
उस नियम को समझा और वहां पर हमने हवाई जहाज बना दिया। तो बस प्रकृति के नियम को हम समझते हैं, थोड़ा सा फेरबदल करते हैं और उसका प्रयोग, है ना, हम लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। ठीक है, और यही तो आविष्कार कहला जाता है। दुनिया में बहुत कुछ है, बस उसको समझने की जरूरत है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा नियम है, परमाणु तो न तो बन सकता है, न ही परमाणु को नाश किया जा सकता है। परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं, चौथा बात बताया। देखो दुनिया में बहुत सारे परमाणु हैं। बहुत सारे का क्या मतलब, जितने तत्व है उतने परमाणु। अब 118 तत्व माना जाता है, कहीं कभी 114 भी है। तो 118 तत्व यदि मानते हैं तो परमाणुओं का प्रकार भी कितना हो जाएगा, 118 परमाणु के प्रकार हो जाएगा। मतलब जितने तत्व उतने एटम उतने परमाणु। आगे बढ़ते हैं। किसी एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुण में समान होता है। मतलब अगर हम बोल ले कि ये लोहे का टुकड़ा ले रहे हैं, ठीक है, लोहे का टुकड़ा ले रहे हैं, ये है आयरन। अब आयरन के परमाणु में क्या है ना, ये मैग्नेट इसको खींच लेता है। मैग्नेट मतलब चुंबक क्या करता है, आयरन के एटम को खींचता है। खींचता है कि नहीं खींचता है? ये जो है ना आयरन के परमाणु का एक प्रॉपर्टी हो गया, एक गुण हो गया। ठीक है, तो आयरन के एक परमाणु में ये गुण होगा कि सभी परमाणु में गुण होगा? सभी परमाणु में गुण होगा। अच्छा, आयरन के एक परमाणु का भार जितना होगा ना, एक परमाणु का भार जितना होगा उतना ही भार इसके सभी परमाणुओं का होगा। ये बात समझो, डाल्टन ने ये भी बताया था। इसके अलावा रासायनिक गुण भी आयरन के सभी परमाणुओं का क्या होगा, बराबर होगा। तो सपोज ये जो आयरन का टुकड़ा है ना, ये बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना होगा, है ना, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना होगा। इन सारे परमाणुओं का क्या होगा, भार समान होगा, रासायनिक गुण समान होगा, रासायनिक गुण समान होगा। और क्या बताया जा रहा है बाबू, और आकार भी समान होगा। मतलब कहने का बात यह है कि किसी एक तत्व का जो परमाणु होता है वो सभी प्रकार से समान होता है। ऐसा डाल्टन ने बताया था, हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उन्होंने बताया कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुण समान नहीं होता है, मतलब अलग अलग। सपोज यहाँ पर हम यहाँ से एक आयरन का टुकड़ा ले रहे हैं और यहाँ पर हम ले रहे हैं कॉपर यानी कि तांबे का टुकड़ा। ये लोहा है और ये तांबा है। ठीक है जी, ये हो गया लोहा का परमाणु, ये हो गया तुम्हारा तांबा का परमाणु, हो गया जी। तो डाल्टन के कहने का मतलब ये था कि ये लोहे का जो परमाणु है ना, इसका आकार ये जितना बड़ा होगा और ये जितना बड़ा होगा, ये दोनों मिलेगा नहीं, छोटा बड़ा होगा। लोहे का परमाणु का आकार और तांबे का परमाणु का आकार छोटा बड़ा होगा, बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा। दूसरी बात, लोहे के परमाणु का भार और तांबे का परमाणु का भार बिल्कुल अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। तो लोहे के परमाणु के पास जो प्रॉपर्टी होगा वो प्रॉपर्टी तांबे के परमाणु के पास नहीं होगा, या बोले तो अलग अलग होगा। तो ये बताया था डाल्टन ने। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। दो तत्वों के बीच रासायनिक संयोग से इन तत्वों के परमाणु परस्पर जुड़कर यौगिक बनाते हैं। जब भी दो तत्वों के बीच हम बोलते हैं ना कोई नया पदार्थ बन रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, कोई भी परिवर्तन हो रहा है हमारे आसपास में, कोई बदलाव हो रहा है, सपोज आग लग गया, तो आग लगने के दौरान होता क्या है देखो, तो यहां से समझते हैं कि अगर आग लग रहा है तो क्या होता है। तो आग लगने के दौरान क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का परमाणु आपस में आता है, मिलता है और एक नया नया गैस बनाता है जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर कार्बन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु संयोग कर रहा है, ना कि कार्बन और ऑक्सीजन तत्व संयोग कर रहा है। क्या संयोग कर रहा है, कार्बन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ पर संयोग करता है। तो कोई भी चेंज हो रहा है, जैसे H2 और O2 है, H2 और O2 है, यहाँ पर संयोग कर रहा है, तो ये बना दिया H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु संयोग करता है, ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करता है। अब तुम्हारे दिमाग में बात आएगा, ये तो बात एक ही है ना, क्योंकि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, बात एक नहीं है। जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, तो पहले जो है ना जो भी पदार्थ है वो परमाणु में टूट जाता है। ठीक है, वो परमाणु में क्या होता है, टूट जाता है। ऐसे ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड होगा, परमाणु में टूट जाता है। ठीक है, और फिर से नया बंधन बन जाता है।
फिर से क्या होता है, नया बंधन बन जाता है। तो ये बताया था कि दो तत्वों के बीच रासायनिक संयोग में इन तत्वों के परमाणु, यानी कि डाल्टन के कहने का मतलब था बाबू तत्वों के संयोग में, तत्वों से नए यौगिक बनने में बेसिकली परमाणु, केमिकल रिएक्शन में परमाणु भाग लेता है, अणु भाग नहीं लेता है। ये डाल्टन के कहने का मतलब था। अगला है हमारा, दिए गए यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार निश्चित होता है। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब समझो। हमने पहले भी बताया कि ये हमारे पास C+O2 और ये बन गया हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम कहीं से भी ले आए, कैसे भी बना ले, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें हमेशा एक कार्बन का परमाणु, एक कार्बन का परमाणु और दो ऑक्सीजन का परमाणु होगा। हमेशा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में एक कार्बन का परमाणु और दो ऑक्सीजन का परमाणु होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, दिए गए यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार निश्चित होता है, और हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन ही होगा। क्लियर है? इसी को और समझे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये बनाया जल। तो जल को कहीं से लाए कोई मतलब नहीं है, जल में हमेशा दो परमाणु, जल के एक अणु में दो परमाणु हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन का, एक परमाणु यहां पर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन का। और जल हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है, कोई और दूसरा पदार्थ यहाँ पर नहीं आएगा। तो दिए गए किसी एक यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार निश्चित होता है, मतलब जल में हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, इसी का परमाणु तुमको मिलेगा। ठीक है, जल में हमेशा दो परमाणु हाइड्रोजन, एक परमाणु ऑक्सीजन का रहेगा एक अणु में, तो संख्या और प्रकार निश्चित हुआ ना। आगे बढ़ो। रासायनिक संयोग के दौरान विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल छोटी पूर्ण संख्या में संयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्या यहां पर कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु से संयोग करता है, यहाँ परमाणुओं का यदि अनुपात देखे तो 1:2 निकल के तो आ रहा है ना परमाणु का अनुपात। कभी देखो कि एक कार्बन का परमाणु और 1.5 यहां पर हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन का परमाणु, ऐसा नहीं होता, ऐसा संयोग नहीं होगा। सरल पूर्ण संख्या में अनुपात होगा और छोटा अनुपात होगा, बहुत बड़ा अनुपात नहीं होगा। तो यहां पर होता क्या है, जब भी रासायनिक संयोग कर होता है दो पदार्थों, दो तत्वों के परमाणुओं के बीच में, जो परमाणु का अनुपात होता है वो क्या होता है, एक तो पूर्ण संख्या में होता है और दूसरा होता है हमारा किसमें, दूसरा होता है हमारा सरल अनुपात होगा, छोटा अनुपात होगा। क्लियर है बात? जैसे हाइड्रोजन का यहाँ पर देखिए दो परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु से संयोग कर रहा है, यहाँ पर यही हो रहा है ना, हाइड्रोजन का दो परमाणु ऑक्सीजन का एक परमाणु, तो इसका अनुपात क्या बन रहा है, परमाणुओं के संयोग का अनुपात क्या बन रहा है, 1:1 बन रहा है, छोटा है और पूर्ण संख्या में अनुपात है। तो कहने का मतलब यही है कि रासायनिक संयोग के दौरान हाँ विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल छोटी पूर्ण संख्या में संयोग करता है। आगे 10वां नंबर देखो, यहां से समान तत्वों के परमाणु एक से अधिक यौगिक बनाने के लिए एक से अधिक अनुपात में संयोग कर सकते हैं। अब समझो बात को, अब समझा जाए बात को। यहां पर जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ये संयोग करके बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड, बनाता है कि नहीं बनाता है, बना देता है। फिर कार्बन और ऑक्सीजन यही संयोग करके क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन जब संयोग कर रहा होगा तो यहां पर अलग अमाउंट में कार्बन और ऑक्सीजन संयोग किया होगा, मतलब इसका अनुपात अलग रहा होगा कार्बन और ऑक्सीजन का, जबकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन संयोग किया होगा तो इसका अनुपात क्या रहा होगा, अलग रहा होगा। ठीक है जी। इसी तरह से जैसे H2 और O2 ये संयोग करता है, एक तो H2O बना देता है, क्लियर है। फिर H2 और O2 यहां पर संयोग करके H2O2 भी तो बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी तो बनाता है। तो यहां पर दोनों में अंतर क्या है, ये कब होता है ना, इसका अनुपात दूसरा है। यहां पर देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 में संयोग करता है, जल बनेगा, और यहां पर ये जो अनुपात होगा ना इसका दूसरा होगा। इसी तरह से यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का अनुपात यहां पर 3:8 होगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का अनुपात कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के केस में यहां पर अनुपात बदल गया होगा। मतलब अगर दो तत्वों के परमाणुओं का अनुपात बदलता है तो वहां पर यौगिक भी बदल जाएगा, तो अनुपात भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर रहता है।
तो ये था पूरा का पूरा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के क्या देखने वाले हैं, गुण को देखने वाले कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से हमको क्या क्या फायदा होगा। चलो आ जाओ। तो देखो यहां से सबसे पहली बात देखो, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो आधारित है ना, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पहले आया और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का नियम बाद में आया। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो द्रव्यमान संरक्षण का दो नियम था, पहला नियम क्या था, द्रव्यमान ये रासायनिक संयोग का जो दो नियम था, पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था कि परमाणु को ना ही बनाया जा सकता है ना ही नाश किया जा सकता है। मतलब किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान है ना, कोई नया पदार्थ नहीं बनता या पदार्थों का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ये बताया था यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और डाल्टन ने क्या बताया कि परमाणुओं को न बनाया जा सकता है ना नाश किया जा सकता है। मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम को एक बल मिल गया, एक ताकत मिल गया, एक मुहर मिल गया यहाँ से डाल्टन के द्वारा, कि जो यहाँ पर लेवोसिए बता के गए थे 1774 ईस्वी, वो बिल्कुल सही बात है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या हो गया। दूसरी बात यहाँ पर आ जाओ, कहां पर चला गया भाई साहब, ये कि दिए गए यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार निश्चित होता है। अब इसका कहने का मतलब है किसी एक यौगिक में एक ही प्रकार का तत्व होगा और जो परमाणु की संख्या होगा वो भी समान ही होगा। तो ये जो है ना, वो स्थिर अनुपात का जो नियम था, जिसमें बताया गया था किसी यौगिक के सभी शुद्ध नमूनों में एक ही प्रकार के तत्व जो है भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। तो सबसे पहला द्रव्यमान यहाँ पर देखेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से फायदा क्या हुआ कि रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या हो गया। नियमों की व्याख्या ये कर देता है। कौन कौन सा यहाँ पर देखेंगे, कौन कौन सी बातें डाल्टन ने बताया। पहला 3 नंबर और दूसरा है यहाँ पर 8 नंबर, है ना। ये 3 नंबर जो है, परमाणु को न तो बनाया जा सकता है ना नाश किया जा सकता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। और ये जो 8 नंबर है, दिए गए यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार निश्चित होता है, यह स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो दोनों नियम की यहाँ पर व्याख्या किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद परमाणु और रसायन को समझने में आसानी हुई, ठीक है जी। तो परमाणु और रसायन को समझने में आसानी हुई। इस सिद्धांत के आधार पर और बहुत सारे नियम निकल करके आए। उस नियमों को बल देने का काम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत करता है। तो ये दो फायदा बेसिकली हम बोल सकते हैं। अगर हम बात करें, ये तो गुण हो गया। परमाणु सिद्धांत का दोष क्या है, मतलब डाल्टन जो परमाणु सिद्धांत बता के गया उसमें कमी कहाँ रह गया। तो कमी बात करेंगे तो ये तो ठीक है, पहला ठीक है, यहाँ पर सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं जिसे परमाणु कहते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। दूसरा पॉइंट आ जाओ, परमाणु अविभाज्य। तो डाल्टन बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, बट आधुनिक आविष्कारों से क्या पता है कि परमाणु जो है ना विभाज्य, परमाणु को तोड़ा जा सकता है बाबू। ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। तो ये परमाणु को 3 भागों में तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है बात। तो अब परमाणु टूट सकता है, जबकि डाल्टन ने बताया परमाणु तोड़ा नहीं जा सकता है। आगे बताओ, आगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की गलती को ढूंढे, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर डाल्टन ने क्या बताया कि किसी एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुण समान होते हैं। यहां पर हम बात करेंगे द्रव्यमान के बारे में, यहां पर बात करेंगे द्रव्यमान के बारे में। तो हम बता रहे तुमको कार्बन का 3 समस्थानिक होता है ना, C12, C13, C14, ये 3 समस्थानिक है। यहां पर सबका परमाणु संख्या समान है। परमाणु संख्या कितना है, 6 है। और द्रव्यमान संख्या यहां पर 12, 13 और 14 है। कितना है, 12, 13 और 14। मतलब यहां पर क्या है कि परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान यहां पर बदल रहा है। क्या हो रहा है, द्रव्यमान बदल रहा है।
तो यहां से हमको पता क्या चल रहा है कि समान तत्व के परमाणु भी अलग अलग द्रव्यमान के हो सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। क्लियर है बात? फिर डाल्टन ने क्या बताया भाई? अलग अलग तत्वों का परमाणु अलग अलग द्रव्यमान का होता है। डाल्टन ने क्या बताया कि अलग अलग तत्वों का परमाणु अलग अलग द्रव्यमान का होता है, लेकिन अलग अलग तत्वों का परमाणु यहाँ पर समान द्रव्यमान के भी हो सकते हैं। तो ये 3 गलती बेसिकली डाल्टन के द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पर डाल्टन ने क्या बताया? डाल्टन ने बताया कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का जो द्रव्यमान है ना वो अलग अलग होता है। लेकिन हम यहाँ पे एक उदाहरण बताते हैं। आर्गन का और पोटेशियम का परमाणु संख्या अलग अलग है, बट इस दोनों का द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान इस दोनों का एक ही होता है। तो डाल्टन यहां भी फेल कर गया। डाल्टन 2 बातों पे फेल किया। पहली बात तो एक ही तत्व के सभी परमाणु जो है बिल्कुल द्रव्यमान समान होगा। तो हमने बताया भाई कार्बन का 3 समस्थानिक है, तीनों का द्रव्यमान अलग अलग होता है। तीसरा है हमारे पास की अलग अलग तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो अलग अलग होता है। तो आर्गन का परमाणु द्रव्यमान और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान दोनों सेम है। तो यहां भी डाल्टन फेल कर जाता है। तो मुख्य रूप से 3 बातें हैं जहां पर कमी रह गई। ये तो नहीं बोल सकते बिल्कुल ही खराब है परमाणु सिद्धांत, क्योंकि वहां पर धीरे धीरे देखो नई नई बातें आती है ना, तो पुरानी बातें वहां पर थोड़ा कमी रह जाता है। बट ये नहीं बोल सकते कि डाल्टन सिद्धांत बिल्कुल ही बेकार है, किसी काम का नहीं है। इसके आधार ये हम आज भी पढ़ रहे हैं ना, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ तो दिया होगा डाल्टन ने, कुछ तो यूनिक बातें निकाल करके लाया जो हम आज भी हमारे आगे हम पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से होकर के हमको गुजरना पड़ता है। क्लियर है बात? क्लियर है। अब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का रासायनिक संयोग के नियम के साथ क्या रिश्ता है? ये हमने पहले ही बात किया। क्या रिश्ता है कि तीसरे नंबर का देखो, यहाँ पर परमाणु को न बनाया जा सकता है न नाश किया जा सकता है, जबकि रासायनिक संयोग का नियम हमने क्या बताया है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थों का द्रव्यमान होता है वो संरक्षित होता है, वो ना ही बनता है ना ही नाश होता है। कहने का मतलब सपोज A प्लस बी रिएक्शन करता है, C प्लस डी बनाता है, A का A ग्राम, B का B ग्राम, C का C ग्राम, D का D ग्राम। इसका मतलब है A प्लस बी बराबर हो जाता है C प्लस डी ग्राम के, है ना? इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर पदार्थ का द्रव्यमान नहीं बदल रहा है, पदार्थ नया बन रहा है लेकिन पदार्थ का द्रव्यमान नहीं बदल रहा है। इसका मतलब नया परमाणु यहाँ पर कोई नहीं बन रहा है। तो डाल्टन ने बताया परमाणु को न बनाया जा सकता है ना ही नाश किया जा सकता है। तो ये किसका व्याख्या करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम। फिर 8वें नंबर पर आ जाओ, दिए गए यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार निश्चित होता है ना? तो हमने बताया स्थिर अनुपात का नियम क्या बताता है? स्थिर अनुपात का नियम बताता है कि किसी भी यौगिक को कहीं से उठा करके ले आए, सपोज जल है तो जल को हम कहीं से भी उठा करके ले आए, इसको तालाब से लेकर के आए या फिर कुआं से लेकर के आए, इसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होने वाला है, हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होने वाला है और हमेशा 1:8 में ही होने वाला है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर डाल्टन भी तो वही बता रहा है, दिए गए यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार क्या होगा? निश्चित होगा। हमेशा जो जल लेकर आएंगे उसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु जल के 1 अणु में होगा। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी बताता है और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी यही सेम बात बता करके जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या जाना? हमने जाना डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का गुण क्या है, दोष क्या है, फिर रासायनिक संयोग का नियम क्या है। क्लियर है बात?